नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज हम न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को सरल और आसान हिंदी में समझेंगे। तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अस्त्र मिसाइल्स विच इंडोनेशिया विल परचेज। तो ये आर्टिकल भारत और इंडोनेशिया के बीच में अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइलों के निर्यात समझौते के महत्व पर आधारित है। अस्त्र मिसाइलों का महत्व जिसे इंडोनेशिया खरीदेगा। भारत और इंडोनेशिया ने अपनी रणनीति साझेदारी को मजबूत करते हुए अस्त्र MK1 BVRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये किसी अन्य देश को अस्त्र मिसाइल का पहला निर्यात है। इससे भारत की रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इंडोनेशिया की Su-30 लड़ाकू विमान क्षमता मजबूत होगी। BVRAAM क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल होती है जो पायलट की आंखों की सीधी दृष्टि से परे स्थित लक्ष्य को मार सकती है। ये लगभग 37 किलोमीटर और 20 नॉटिकल माइल्स से अधिक दूरी का लक्ष्य भेज सकती है। दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही नष्ट करने में सक्षम होती है। मिसाइल और उसके वेरिएंट। अस्त्र MK1 ये अस्त्र परिवार की पहली मिसाइल है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया। इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर है और ऊंचाई है 20 किलोमीटर। स्पीड है इसकी 4.5 मैक, मतलब ध्वनि की गति से लगभग 4.5 गुना अधिक है। ये कहाँ कहाँ पे लगेगी? सुखोई 30 MKI में, तेजस MK1A में और राफेल लड़ाकू विमान में। अस्त्र MK2 ये अस्त्र का भी एक अदर वेरिएंट है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है और पहले की योजना 160 किलोमीटर की थी, जिसे बढ़ाया गया है। पहले इसकी रेंज 160 किलोमीटर थी, अब इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। लेकिन इसका अभी जो टेस्टिंग है वो अभी जारी है। अस्त्र MK3 ये भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका ऑफिशियल नेम है गांडीव। इसमें सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रमजेट तकनीक है लगी हुई है। SFDR इंजन है। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर की है। SFDR तकनीक का लाभ ये होता है कि रॉकेट मोटर जल्दी ईंधन समाप्त कर देती है, जबकि SFRD उड़ान के दौरान लगभग शक्ति प्रदान करता है।
मिसाइल को लंबी दूरी और बेहतर गति बनाने में मदद करता है। भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अस्त्र निर्यात है। रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। और इस आर्टिकल में बताया गया अस्त्र मिसाइल चीन की PL-15 लंबी दूरी की मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है, और PL-15 का उपयोग चीन और पाकिस्तान दोनों करते हैं। इसका पूरा आर्टिकल का ये मतलब है कि भारत के रक्षा निर्यात की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है, इंडोनेशिया की वायु शक्ति बढ़ाएगा, भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये आर्टिकल EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल सिस्टम और पोर्टल सुधारकों के बारे में है, जिसका उद्देश्य है PF होल्डर को बेहतर और तेज और अधिक पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना। तो इसमें जो नया EPFO पोर्टल ब्याज, क्रेडिट और क्लेम को स्वचालित बनाएगा, नए सिस्टम भुगतान को तेज करेगा, EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसने अपना IT सिस्टम आधुनिक बनाने के लिए सेंट्रलाइज IT इनेबल सर्विस विकसित किया है। इसका उद्देश्य है PF सेवाओं को तेज बढ़ाना, सेटलमेंट में लगने वाले समय कम करना, ब्याज गणना को स्वचालित करना, सदस्यों को देश भर में कहीं से भी सेवाएं उपलब्ध करवाना। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि EPF में पहले क्या था कि अलग अलग क्षेत्रीय ऑफिस में अलग अलग डेटाबेस थे। किसी सदस्य का रिकॉर्ड एक क्षेत्रीय ऑफिस तक सीमित रहता था। नौकरी बदलने या दूसरे राज्य में जाने पर कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था। पर अब ये सिस्टम चेंज हो गया है। अब पूरे देश का डेटा एक ही केंद्रीय डेटाबेस में रहेगा। कर्मचारी किसी भी ऑफिस से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर या ट्रांसफ़र होने पर अब परेशानी कम होगी, सेवाएं तेज होंगी। जैसे पहले कोई कर्मचारी था, वो पश्चिम बंगाल में काम करता है और बाद में दिल्ली चला गया, तो उसे अपने पुरानी जो क्षेत्रीय ऑफिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसमें क्रेडिट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले क्या था कि ब्याज पूरे वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ जोड़ा जाता था। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती थी, पर अब है कि ब्याज की गणना सदस्य के खाते में उपलब्ध राशि पर अधिक सटीक तरीके से की जाएगी। ब्याज क्रेडिट की प्रक्रिया स्वचालित होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। PF में क्लेम, इसमें बताया गया है कि क्लेम प्रक्रिया आसान होगी। नए पोर्टल पर सदस्य अपने PF बैलेंस की जानकारी देख सकते हैं, क्लेम की स्थिति रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं
अब जो कागजी कार्रवाई कम होगी, क्लेम रिजेक्शन घटेंगे और अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी। सदस्यों को क्या क्या लाभ मिल सकता है? पहला तो ये है, देश भर में कहीं से भी EPFO सेवाओं का उपयोग हो सकता है। PF क्लेम का तेज निपट जाएगा, कम रिजेक्शन होंगे, अधिक पारदर्शिता होगी, आसान ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, नौकरी बदलने पर कम समय परेशानी होगी, ब्याज गणना और क्रेडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। ये आर्टिकल में IMF द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट पर आधारित है। इसमें IMF ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाया है, लेकिन जो भारत की वृद्धि दर है वो 6.4% रहने का अनुमान है। इसका प्रमुख कारण ये था कि भू राजनीतिक तनाव था, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव था। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। IMF के अनुसार भारत 2026 में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा। इसकी जो GDP ग्रोथ है 2026 पर वो 6.4% रखा गया है। इसका जो वृद्धि का मुख्य कारण है वो मजबूत घरेलू मांग है, प्राइवेट कंजप्शन है, निवेशक गतिविधियां हैं, सरकारी पूंजी के खर्चे के कारण होगी। लेकिन पहले जो RBI ने किया था, RBI का अनुमान 6.6% है। IMF का अनुमान RBI से थोड़ा कम 6.4% है। फिर भी भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी आगे रहेगा। इसमें चीन का है 4.6%। और वेस्ट एशिया रीजन में सऊदी अरेबिया का है, अप्रैल में 3.1 था और 2026 में 1.7% है। ब्राज़ील का 2.4% है। ये इस वजह से कम हुआ है क्योंकि IMF के अकॉर्डिंग जो वॉर चल रही थी ईरान इज़राइल पर, उसके वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उसको प्रभावित हुआ है। लेकिन जब युद्ध विराम से बाज़ारों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन IMF ने बोला है कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और जो वर्ल्ड का जो मार्केट है वो भी प्रभावित होगा, आर्थिक विकास धीमी पड़ेगा। इसमें ये बताया है कि जो AI है और अन्य तकनीकी वो भविष्य में कंजप्शन को बढ़ाएंगी। इससे जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को समर्थन बनेगा। इसका मुख्य ये आर्टिकल का मतलब है, समरी है कि जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ रही है, लेकिन भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास करने की राह पर बना हुआ है। ये
जो आर्टिकल है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में सहयोग से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर में कंजर्वेशन रिस्टोरेशन परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना क्या है? भारत में 9वीं शताब्दी के प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की धरोहर है। इसका परियोजना का नेतृत्व भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ये करेगी। ये परियोजना 10 वर्ष तक है, 2036 तक। इसमें कम से कम 65 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसमें प्रम्बानन परिसर में कुल 224 छोटे मंदिर हैं। 6 जो हैं वो पुनः स्थापित हो गए हैं। 218 हैं वो अभी भी खंडहर अवस्था में हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पर इस परियोजना में क्या होगा? लेजर स्कैनिंग तकनीक द्वारा सर्वेक्षण होगा, फोटोग्रामेटिकल डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऐतिहासिक अभिलेखों का रिसर्च होगा, मंदिर में संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य होगा। मोदी जी ने बोला है कि प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। प्रम्बानन मंदिर का महत्व क्या है? यह दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है। इसे 1991 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में माना गया है। इसमें से 500 से अधिक टेम्पल हैं और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट मंदिर है शिव जी का, वो 47 मीटर ऊंचा है। इससे पहले भी भारत की विरासत संरक्षण में पहले भी वर्क कर चुके हैं। अंगकोर वाट क्षेत्र में भी कंबोडिया में वर्क हो चुका है और श्रीलंका के प्राचीन शिव मंदिर का भी संरक्षण हो चुका है। इस परियोजना केवल मंदिरों की मरम्मत करना ही नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले 10 वर्षों में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो प्रम्बानन मंदिर परिसर के 218 खंडहर मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। इस आर्टिकल में NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और यूरोपीय देशों के साथ उनके संबंधों पर आधारित है। इसमें मित्र देशों की आलोचना के बाद ट्रंप ने नाटो में काफ़ी एकता होने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के कुछ सहयोगी देशों विशेषकर स्पेन की आलोचना की थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नाटो
नेताओं के बीच बैठक पे उन्हें बहुत प्यार और एकता देखने को मिली है। स्पेन पर ट्रंप ने स्पेन को नाटो का सबसे वेस्ट सदस्य बताया है। उन्होंने कहा स्पेन रक्षा खर्च में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहा है। ट्रंप ने स्पेन के साथ व्यवहारिक संबंधों को सीमित करने की धमकी दी है। उनका कहना है अमेरिका उन देशों से संतुष्ट नहीं है जो नाटो का सुरक्षा व्यवस्था का लाभ तो ले लेते हैं परंतु पर्याप्त धन नहीं खर्च करते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल उत्पादन का लाइसेंस देने में मदद करेगा। नाटो में एकता का संदेश दिया है ट्रंप ने। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी कहा है उन्हें कि वो उनको डिफेंस के क्षेत्र पे धन प्रोवाइड करवाएंगे। नाटो के महासचिव मार्क रटे ने भी सम्मेलन में एकजुटता का मोल बताया है। नाटो सदस्यों ने 2026 तक यूक्रेन को लगभग 80 बिलियन अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। कई यूरोपियन देशों ने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है। सम्मेलन के अंत में आर्टिकल 5 के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे गठबंधन की एकता और सुरक्षा सहयोग का संदेश दिया गया है।